क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर माइनस 0 से आर तक, और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमें 3 स्टेटमेंट दी गई और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सच है और कौन सी सच नहीं। अगर आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाएगा, शायद उससे भी पहले हो जाए। सुनिए ध्यान से। पहली स्टेटमेंट में वो कहता है कि सेकंड और थर्ड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। फिर कहता है फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। फिर कहता है फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। और लास्ट में कहता है कि तीनों के तीनों ट्रू। अगर हम इन तीनों में से एक स्टेटमेंट को फॉल्स चेक कर लें, किसी एक को पहले ही, ठीक है जी। मान लिया अगर मैं शो कर दूं कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, समझाने के लिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन साथ के साथ कट जाएंगे। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो डी कट जाएगा, आपका बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब ये क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं ना, इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स एक्चुअली में। क्यों फॉल्स है मैं समझाता हूं आपको। देखिए, एज एक्स वाई गोज टू 0 0, आपको पता है ये जनाब जो है बाउंडेड रहेंगे, साइन ऑफ दिस एक्स 0 के पास जा रहा है तो ये प्रोडक्ट 0 के पास चला जाएगा, ठीक है जी। मतलब इसकी लिमिट तो 0 आ गई, एज एक्स वाई गोज टू 0 0, ठीक। जो पहले वाले भाई साहब है ना, एक्स के माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपने बहुत ध्यान से अपनी तैयारी की है तो आपको पता होगा कि इसकी 0 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी हम आपको समझाते हैं, आपने क्या करना होता है। यहाँ पे 0 0 पे लिमिट के लिए हम करते हैं कि x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करते हैं, लिमिट r गोज टू 0 निकालते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रखेंगे, न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। नाउ एज r गोज टू 0 आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ ये बचा, और ये क्या बनता है, cos टू थीटा। मतलब जो लिमिट है आपकी वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, हेंस ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब हमारी जो स्टेटमेंट 3 है इस केस में फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट 3 फॉल्स है तो आपका डी ऑप्शन कट गया, ठीक है जी। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन कट गया क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 3 को ट्रू कह रहा है, एंड आपका सी ऑप्शन कट गया क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 3 को ट्रू कह रहा है। मतलब बी ऑप्शन इस केस में सही जवाब आएगा और क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। हालांकि हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं कि बाकी दोनों स्टेटमेंट क्यों सच है, लेकिन आप समझ गए कि एग्जाम के हिसाब से तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं था, अगर आपने अपनी तैयारी को ध्यान से किया है तो। चलिए अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा सच आएगा। आइए देख लेते हैं। ऑफ कोर्स दोनों स्टेटमेंट सच आएंगे, ऑफ कोर्स है ना, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है कि ये लिमिट निकालिए। कहता है लिमिट x गोज टू 0 लिमिट y गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगी ना करेगी, ठीक है। अच्छा, इन्हें प्यार से रिपीटेड लिमिट्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहां ब्रैकेट लगाइए, ठीक है जी। तो अपने फंक्शन की पहले y गोज टू 0 पे लिमिट लीजिए, फिर उसके बाद उसकी x पे लिमिट लीजिए, ठीक है। इसको याद रखना होता है, ठीक है जी। बस और तो कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें क्वेश्चन तो बड़े आसान से हो जाएगा कि पहले आपने y गोज टू 0 लिमिट लेनी है, फिर जो बचेगा उसकी में x गोज टू 0 लिमिट लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, तो जरा देख लेते हैं ना। एज y गोज टू 0, देखिए एज y गोज टू 0 यहां बचेगा 6 सिर्फ x टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है। एंड जब यहां पे y गोज टू 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब मेरे पास उधर से बचा 1 और यहां से बचा x टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, जब आपने अंदर वाली लिमिट ले ली तो। नाउ एज x गोज टू 0, साइन बाय साहब बाउंडेड है, x 0 को जा रहा है तो प्रोडक्ट 0 को जाएगा, तो ये पूरी चीज भाग जाएगी 1 के पास, एज x गोज टू 0। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 सच थी और ये लिमिट एक्चुअली में 1 निकल के आ रही, सही है। अब जरा सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड में पहले क्या करना आपने, पहले आपने x गोज टू 0 लेना, ठीक है। x गोज टू 0 ना एज x गोज टू 0, देखिए ये जो मर्जी हो जाए अंदर साइन ऑफ दिस बाउंडेड रहेगा, एज x गोज टू 0 ये जो प्रोडक्ट है 0 के पास जाएगा, तो एज x गोज टू 0 अंदर कुछ भी होता रहे ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। बट यहां देखिए एज x गोज टू 0 ये खत्म, ऊपर माइनस वाई स्क्वायर है, नीचे वाई स्क्वायर है, कट के ये -1 देंगे आपको, ठीक है जी। ओके, मतलब एज y गोज टू 0 मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से -1 मिला। अब बाहर जब है ना, नहीं सॉरी, एज x गोज टू 0 मेरे पास अंदर सिर्फ -1 आ रहा है। अब नाउ एज y गोज टू 0 इस पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर y तो बचा ही नहीं, तो ये -1 आ जाएगा,
ठीक है जी। इसलिए जो ये जो भाई साहब है आप प्लस माइनस वन आ रहे हैं, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअली। ऑलराइट, और आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली थर्ड इसलिए फॉल्स है क्योंकि ये रिपीटेड लिमिट्स अलग अलग आ रही हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि अगर आप एग्जाम में देख पाए कि यार ऑप्शंस में अगर आप एक ही स्टेटमेंट पकड़ पाए, ये थर्ड फॉल्स है, क्वेश्चन साथ के साथ हो गया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस केस में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू निकल के आएंगी एंड स्टेटमेंट 3 फॉल्स आएगी। और अब इस क्वेश्चन की डिस्कशन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है एक बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो मैट्रिक्स सबस्पेसेस होती हैं उनमें कैसे ओपन सेट और क्लोज सेट देखते हैं, अगर आपने वो पढ़ा है तो ये क्वेश्चन इस एग्जाम का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ आपको, एक मैट्रिक्स स्पेस दी है कैपिटल एक्स, ठीक है, वो क्या है ऑर्डर्ड पेयर आर कोमा डी1, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स स्पेस दी है वाई क्लोज इंटरवल 0 1 कोमा डी2 with a metric defined by d1 है mod of x minus y x y in r and d2 है mod of x minus y x y in r in close 0 1, ठीक है। then which of the following statements is true। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो y भाई साहब है वो एक्चुअली में x के मैट्रिक्स सबस्पेस ही निकल के आ रहे हैं। सही है, बहुत शानदार। तो आप देख रहे हैं कि ये तो आपकी यूजुअल स्पेस ही, ठीक है। अब वो क्या सवाल में पूछ रहा है, क्या क्लोज्ड 0 से 1/4 ओपन आपके रियल्स अंडर यूजुअल मैट्रिक में ओपन आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है इसका जो इंटीरियर है कहां, आपकी यूजुअल स्पेस ऑफ रियल्स में, वो ये निकल के आएगा। और ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये जो भाई साहब है एक्स में तो ओपन आएंगे नहीं। क्वेश्चन आधा तो यही खत्म हो गया। अब जरा बात करते हैं कैपिटल वाई की। वो देखिए कैपिटल वाई में क्या है, कैपिटल वाई में क्या है कि कैपिटल वाई जो है वो एक्चुअली में आपके इस कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स सबस्पेस ही दिया हुआ, ठीक है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सेट हमारे इस वाई में ओपन आएगा या नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे हम इन भाई साहब को कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ये ऐसे, बहुत ध्यान से देखिएगा ऐसे, ठीक है जी। अब इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं और इसका आपको मैं वाई कह देता हूं, ठीक है। तो ए को आपने बी इंटरसेक्शन वाई के रूप में लिख दिया। अब आपको पता है कि कोई भी सेट आपके इस गिवन सबस्पेस में कब ओपन आता है, जब हमें ओरिजिनल स्पेस में कोई ओपोसेट मिल जाए जिसके इंटरसेक्शन आपके वाई के साथ ए आ जाए, जो कि आ ही रही है। और आप देख पा रहे हैं कि ये भाई साहब ओरिजिनल स्पेस कैपिटल एक्स में ओपन है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन है y के साथ वो y में क्या आएगी, ओपन आएगी। इसलिए कैपिटल ए इस केस में आपके पास y में ओपन आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जो सेट है ओपन इन y तो आ रहा है बट x में ओपन नहीं आ रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक, डिफाइंड एज f of x comma y equal to x cube minus 3xy square minus 3x comma 3x square y minus y cube minus 3y. Then for function capital F, the inverse function theorem is applicable at all points of R square, not applicable at exactly one point of R square, not applicable at exactly 2 points of R square, and not applicable at exactly 3 points of R square. ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। और इनवर्स फंक्शन थ्योरम लगाना तो आपको आता ही। आपने क्या करना है, फंक्शन आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक, आप इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स जैकोबियन निकालिए, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकालिए, ठीक है। उसके डिटरमिनेंट को चेक कर लीजिए कि उसका डिटरमिनेंट कहां कहां पे जीरो आ रहा है। जहां जहां वो जीरो आ जाएगा वहां वहां पे आपकी इनवर्स फंक्शन थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता इनवर्स फंक्शन थ्योरम ये कहती है ना कि जहां पे भी डिटरमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिक्स आपके पास नॉन जीरो आ जाए, उन पॉइंट्स के नेबरहुड पे आपकी इनवर्स फंक्शन थ्योरम एप्लीकेबल होती है। यस, तो जहां जीरो आ जाएगा वहां एप्लीकेबल नहीं होगी। वही वो पूछ रहा कि कितनों पे एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल, तो क्या करिए, सिंपल इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स निकालिए। आई करते हैं तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव मैट्रिक्स के लिए आप ये जो पहले वाले भाई साहब हैं फर्स्ट कॉम्पोनेंट फंक्शन, इसी को आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। आई जरा निकाल देते हैं। देखिए जब इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 3x स्क्वायर एंड माइनस 3y स्क्वायर
एंड -3, इसको रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए, ये खत्म, इसको रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ये नीचे उतरेगा, यहां से आएगा -6xy निकल के आएगा। सही है, ओके। उन भाई साहब को पकड़िए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इन्हें करेंगे तो ये दोनों तो जीरो जाएंगे, वाई वाले, है ना। यहां से आपका क्या आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाए, ठीक है। अब इसी को आप क्या कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए, करिए इधर, इसको करें रिस्पेक्ट टू वाई, तो आएगा आपके पास, इधर से आएगा 3x² एंड फिर आएगा -3y² एंड -3 निकल के आएगा, ये चीज निकल के आएगी। अब वापस ये देख लीजिए, इसका जो डिटरमिनेंट है कहाँ कहाँ जीरो है, जहां जीरो आएगा वहां पे इनवर्स फंक्शन थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, खत्म। डिटरमिनेंट निकालिए तो देखेंगे आप, दिस इंटू दिस करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 3x² -3y² -3 का होल स्क्वायर, ये ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव साथ तो ये हो जाएगा +6xy का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही। अब जहां ये जीरो हो जाएगा वहां पे इनवर्स फंक्शन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, जीरो कर दीजिए। अब इसको जीरो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज आप नोट कर पाएंगे। देखिए क्या आप देख पा रहे हैं, ये भी एक रियल नंबर का स्क्वायर है, ये भी एक रियल नंबर का स्क्वायर है, दोनों नॉन नेगेटिव है और इनका सम जीरो आ रहा है। ये कब हो सकता है, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। सही है। जब पहले वाले को आप जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² -3y² -3 = 0 हो जाएगा, और दूसरे वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6xy 0 हो जाएगा, मतलब यहां से x × y 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब गौर फरमाइए आप इस वाले के ऊपर, यहाँ पे जब आप 3 कॉमन लेके नीचे फेंकेंगे, यहां से आपके पास आएगा x² -y² = 1 आ जाएगा। तो हमें xy वो निकालने हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें इकट्ठे। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, x × y 0 मतलब या तो x 0 या y 0। ठीक है। देखिए जब जैसे ही आप यहाँ पे x को 0 करेंगे, x को 0 करते ही यहाँ पे y² नेगेटिव हो जाएगा, अलाउड ही नहीं, मतलब आप x को 0 नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, y को 0 कर दीजिए। जैसे आप y को 0 करेंगे और यहां डालेंगे, देखिए आपका x² 1 हो जाएगा, तो x आपका 1 और -1 हो जाएगा। पॉइंट्स आ गए, पहला पॉइंट आ रहा है 1, 0 रख लीजिए, एंड दूसरा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है -1, 0। ये वो दो पॉइंट्स हैं जिन पे इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ये वही दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी इनवर्स फंक्शन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपका इस केस में सही जवाब एक्चुअली में ऑप्शन सी हो जाएगा। यस, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हम आगे चलते डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जो दिया जा रहा है वो कहते हैं जी, एक g फंक्शन दिया हुआ है, g(x, y) बराबर दिया हुआ है आपको f(x, y) टाइम्स e⁻²x + 3y। ठीक है, डिफाइंड इन आर स्क्वायर, वेयर f(x, y) इज अ continuously differentiable non-zero, this is very important, non-zero homogeneous function of degree 4, then x times del g by del x plus y times del g by del y equal to 0 holds for। और आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, आपको आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शंस याद आ रही होगी। ठीक है जी, हमें पता है कि अगर हमारा फंक्शन f होमोजेनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री n, तो x fx प्लस y fy बराबर आता है n टाइम्स f के। ठीक है जी, जहां n डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होती है गिवन होमोजेनियस फंक्शन f की। अब यहाँ पे f होमोजेनियस दिया हुआ है, लेकिन ये सवाल हमें g पे पूछा गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जो पूछा गया शुरू कर लीजिए, दैट इज del g by del x निकाल लीजिए। देखिए g आपको दिया हुआ है, तो del g by del x निकालना बहुत आसान है। ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, पहले इन भाई साहब को पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, दूसरे वाले को मत छेड़िए, है ना, ये आ गया एंड वो आ गया e⁻²x + 3y। फिर इन्हें पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए रिस्पेक्ट टू x, और f को मत छेड़िए। तो जब इन्हें रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये तो खुद ही निकल आएगा। ठीक है जी, एंड साथ में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा इसका, है ना, इस वाले पार्ट का, और वो चीज आपके पास और कुछ नहीं, बस 2 ही निकल के आएगी, तो 2 यहां लगा दीजिए। ठीक है जी, अब इसी को रिस्पेक्ट टू y कीजिए। ठीक है जी, तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आएगा ऑफ कोर्स del f by del y। ठीक है जी, एंड ये भाई सब एज इट इज 2x + 3y, एंड साथ में आपके पास निकल आएगा 3f निकल आएगा। ठीक है, एंड e की पावर 2x + 3y निकल के आएगा, ये चीज आ गई। अब जो पूछा है उसे शुरू करते हैं। पहले वाले को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे वाले को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, तो जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब गेम शुरू होती है। देखिए जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑफ कोर्स वे निकल के आएगी, यहाँ लिख देते हैं x gx है, del g by del x को हम gx कह देते हैं, प्लस y टाइम्स gy, ये बराबर निकल के आएगा। इनके एडिशन करते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, आप देखेंगे आपके पास काफी कुछ कॉमन निकल के आएगा। ठीक है जी,
तो पहली बात, अगर मैं देख पा रहा हूं, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, e की पावर 2x प्लस 3y कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आ गया जी, e की पावर 2x प्लस 3y कॉमन ले लिया आपने, ठीक है जी। तो आपके पास यहां से निकल के आ रहा है x एफ एक्स प्लस y एफ वाई निकल के आ रहा है, सही है। उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, फिर दोबारा e की पावर 2x प्लस 3y कॉमन आएगा, ठीक है, एंड अंदर आपके पास निकल के आएगा ऑफ कोर्स x टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, है ना, x एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे f को नीचे हमने, एंड प्लस आपका निकल के आ रहा है 3 टाइम्स y एंड f, है ना, इसको एफ एक्स नहीं कहते, सिर्फ f ही कहते हैं, इसे f कहते हैं, क्योंकि f ऑफ एक्स वाई है ना, इसलिए, ठीक है, ओके जी, नाइस, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया 3y एंड साथ में f आ गया, ये चीज आ गई, सही है, बढ़िया। और अब आप देख पा रहे हैं इस पूरे में से आप e की पावर 2x प्लस 3y भी कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, पूरे में से अगर मैं e की पावर 2x प्लस 3y कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या निकल के आएगा, देखिए अंदर आएगा x एफ एक्स प्लस y एफ वाई। अब ये हमें पता है, यहाँ पे आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन लग जाएगी, स्मॉल f हमें क्या दिया हुआ है, एक होमोजेनियस फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डिग्री 4 है, ठीक है, तो इसे तो आप 4f लिख सकते हैं, ये बात होगी, सही, सही है, बहुत ही शानदार, ठीक है जी। अब आगे चलते, ठीक है जी, नाइस नाइस, आई एम होपिंग हम यहाँ पे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है जी, x यहाँ कॉमन आ जाएगा बस, ठीक है जी, बड़ी चीज है ना, नाइस। आगे चलते हैं, आगे अगर मैं ध्यान दे पा रहा हूं तो आगे मेरे पास निकल के आ रहा है 2 टाइम्स x, यहाँ पे ऑफकोर्स f निकल के आएगा प्लस 3 टाइम्स y और यहाँ f निकल के आएगा, ठीक है। अब आप देखिए f f f इस तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, जब आप f कॉमन ले लेंगे देखिए तो आपका क्या बचेगा अंदर, f कॉमन आते ही यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, ये वाला f खत्म हो जाएगा, इसे हटा दीजिए, ये वाला भी f खत्म हो जाएगा, इसे भी हटा दीजिए, ये पार्ट आ गया, ठीक है जी, सो नाइस। अब देखिए तो हमारे पास x जी एक्स प्लस वाई जी वाई इसके बराबर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर ये जीरो है ये कब होल्ड करेगा, अब देखिए हमें वो कह रहा है f इंटू दिस जीरो है, खुद देखिए e की पावर तो कभी जीरो होती नहीं, खत्म हो गया, f हमें नॉन जीरो फंक्शन दिया होगा तो जीरो क्या होगा, यही जीरो होगा, है ना, दैट इज हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4 ही जीरो निकल के आएगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, आपके पास ये साफ आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द लाइन गिवन बाय 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी, एंड क्वेश्चन डन, ऑप्शन भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट ये था कि क्वेश्चन बहुत आसान था, आयलर थ्योरम अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आप इसे रिवाइज कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी निकल के आएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।